world of physics. So as usual, this is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Fraction of Minds. So बच्चों, in order to understand the physics, you need to go through the depth. फिजिक्स को समझना है तो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है और इसी फिजिक्स को प्रैक्टिकली रिलेट कराने के लिए वी आर हियर टू गाइड यू. सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर ऑल द रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस फॉर द फिजिक्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो बच्चों, करेंटली we are dealing with a topic that is units and measurements. We have started right from the basic, and in the last class we have seen the uses of dimensional analysis. So first use हमने देखा था to check the correctness of physical equation. Second use हमने देखा to establish the relationship between related physical quantity, and now in this class we are going to discuss the third use of dimensional analysis. Okay, and the third is for to find the conversion factor between the units of same physical quantity but in two different system of units. अब इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा हेडिंग है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करो. सपोज आई हैव कंसीडर्ड अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक वर्क. ठीक है, सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स है यूनिट्स की, लाइक एसआई सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस. ये सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में देखा है करके फर्स्ट क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड किया था सो दैट आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो. ठीक है, सो बच्चों, अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एसआई सिस्टम, देन यू नो दैट इन एसआई सिस्टम वी एक्सप्रेस द वर्क इन द यूनिट एंड दैट वी कॉल इट एज अ जूल, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं. अगर मैं सेम वर्क को सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करूं, if I express this physical quantity that is work in CGS system, then you know that what is the unit? Erg is a unit, right? So this is the SI unit of work, this is the CGS unit of work, and हर दो सिस्टम में जो यूनिट्स होते हैं उनके बीच में कन्वर्शन फैक्टर होता है. आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्ग. ठीक है, वैसे ही न्यूटन और डाइन के बीच में भी कन्वर्शन फैक्टर है. तो ये जो कन्वर्शन फैक्टर है ये 10⁻⁷. जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि ये हमें नहीं पता है. बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा तो उनके लिए ठीक है, बट जिनको पता होगा जस्ट इमेजिन करो या अज्यूम करो कि ये कन्वर्शन फैक्टर जो है जूल और अर्ग का, ये हमें नहीं पता. सो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस you can determine, you can find out this conversion factor between these two different system of unit, that is SI and CGS, for the same physical quantity. And what is that same physical quantity? That is work. समझ में आया हेडिंग? तो अगर आपको हेडिंग समझ में आया है तो अब देखो कैसे हम कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं. सो यही फिजिकल क्वांटिटी को कंटिन्यू करते हैं. सो जो स्टेप्स मैं बताऊंगी बस सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है. एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आपको मेरे साथ सॉल्व करना होगा. ठीक है, सो सपोज वी हैव टेकन अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वर्क. ठीक है, सो फॉर द वर्क यू नो दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. जूल, ओके, इज इक्वल्स टू, अब कन्वर्शन फैक्टर ये है, ये बुक में दिया है, ये हमें भी पता है, बट हमें क्या अज्यूम करना है कि वी डोंट नो द कन्वर्शन फैक्टर. ये हमें निकालना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, सो यहाँ पे हम x ले लेते हैं. सो वी डोंट नो द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ग एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ x. अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, डायमेंशंस का यूज करेंगे और उस x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आनी चाहिए 10⁻⁷. तो ये कन्वर्शन फैक्टर जो है ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, बट एक्चुअल में हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, सो इन जनरल आई हैव रिटन 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग because we don't know the conversion factor. Now let's proceed. Okay, so you know that joule and erg represent same physical quantity, though the system is different, but it represents same physical quantity and that is work. ठीक है, अगर सिस्टम सेम है, सॉरी, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है, भले ही सिस्टम डिफरेंट हो, बट अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशंस भी सेम हो गए. सो अब हम क्या करेंगे, विल सब्स्टिट्यूट द डायमेंशंस इन इक्वेशन 1. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशन ऑफ वर्क इन इक्वेशन 1, तो बताओ क्या हो जाएगा. वर्क के डायमेंशन क्या है? वर्क के डायमेंशन है MLT के फॉर्म में M1 L2 T-2. अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले वर्क के डायमेंशन नहीं निकालते बैठेंगे, क्योंकि ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आपको वर्क के डायमेंशंस पता है. ठीक है, और बिल्कुल आपको पता होने चाहिए. नहीं पता है तो बहुत टाइम में प्रैक्टिस करो, सारे डायमेंशंस जो है बिल्कुल आपको आने चाहिए. ठीक है, इज इक्वल्स टू ये x एज इट इज और यहाँ पे क्या आएगा
अब अर्ग भी तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे भी डायमेंशन क्या आ जाएंगे, m1 l2, ये हो जाएगा t-2, ठीक है। बट एज अ सिस्टम इज डिफरेंट, सो एसआई सिस्टम, जूल इज एसआई सिस्टम, सो यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे 1, और अर्ग इज अ सीजीएस सिस्टम, सो सीजीएस सिस्टम के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे 2। सो मेंशन हियर सफिक्स 1 जो है, सफिक्स 1 ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट एसआई सिस्टम, ओके। और सफिक्स 2 जो है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट सीजीएस सिस्टम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम x को लेफ्ट साइड रखेंगे और ये डायमेंशंस को राइट साइड लेके जाते हैं, ठीक है। सो मुझे बताओ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, व्हाट इज दैट, m-l-t, ठीक है। सफिक्स 1 1 1, व्हाट इज दैट, m1 l2 t-2 अपॉन ये टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगी ml-t, सफिक्स 2 2 2, और ये है m1 l2 t-2, ठीक है। सो ये सफिक्स लिखते वक्त और ये नंबर्स लिखते वक्त थोड़ा सा केयरफुली लिखना, क्योंकि 1 का 2, 2 का 1 अगर हो गया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सो फॉलो द स्टेप्स केयरफुली। नाउ x इज इक्वल्स टू, अब सेम टर्म्स जो है उसे हम कंबाइन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो m1 अपॉन m2, दोनों को पावर 1 है, सो कंबाइनली आई कैन राइट, अगर ऐसा है a रेज टू पावर b अपॉन, या फिर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b होल स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस, सो सिमिलरली आई हैव रिटन लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, L1 अपॉन L2, और पावर कितना है 2, सो ये कंबाइनली 2, और टाइम क्या है T1 अपॉन T2 और रेस्ट टू पावर -2, ओके। सो आई हैव जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन को हमने क्या किया है, सिंपली रीअरेंज किया है, ठीक है। नाउ फॉलोइंग द स्टेप्स, x इज इक्वल्स टू, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सफिक्स 1 काय के लिए था, सफिक्स 1 था आपका एसआई सिस्टम के लिए, और सफिक्स 2 काय के लिए था, सफिक्स 2 था आपका सीजीएस सिस्टम के लिए, करके यहाँ पे जो है mlt, सफिक्स 1 में जो mlt है वो सारे एसआई सिस्टम को रिप्रेजेंट, मतलब एसआई सिस्टम में रहेंगे, और ये जो है m2 l2 t2 दिस विल बी ना सीजीएस सिस्टम, ओके। अब मुझे बताओ हमें क्या करना है, हमें 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग निकालना है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ एसआई सिस्टम होगी उन सब का कन्वर्शन हम सीजीएस में करेंगे। तो बच्चों भी मुझे बताओ, m स्टैंड्स फॉर मास, m स्टैंड्स फॉर मास, एंड मास इज मेजर्ड इन kg, राइट। बट सीजीएस सिस्टम में वी मेजर द मास इन ग्राम, ठीक है। उसके बाद L क्या है, L है आपकी लेंथ, एसआई सिस्टम में मेजर करोगे तो मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, T है आपका टाइम, दोनों सिस्टम में सेम है, दैट इज सेकेंड, ओके। सो अब मैंने क्या कहा, हमें 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग निकालना है, राइट। सो जहाँ जहाँ एसआई होगा उसे आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखो अभी, और स्टेप वाइज, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपली स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पे m क्या है, m है आपका मास, सफिक्स 1 मीन्स व्हाट, 1 स्टैंड्स फॉर एसआई सिस्टम, सो एसआई सिस्टम में हम मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया केजी। नीचे m अगेन स्टैंड्स फॉर मास, बट सफिक्स 2 स्टैंड्स फॉर सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में हम मास किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, और ये रेस्ट टू पावर 1 एज इट इज। उसके बाद है लेंथ, ओके। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली यूनिट सब्स्टिट्यूट करना है, बट अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव सिस्टम, ओके। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड सेंटीमीटर, सो द सफिक्स 1 स्टैंड्स फॉर एसआई में लेंथ मेजर करते हैं हम मीटर में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में, और रेस्ट टू पावर क्या है, रेस्ट टू पावर है 2, T फॉर द टाइम, एंड बोथ सिस्टम विल मेजर द टाइम इन सेकेंड, सो सेकेंड अपॉन सेकेंड, और इसका पावर है रेस्ट टू पावर -2, ठीक है। सो ये लिख लिया हमने। अब देखो हमें 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग निकालना है, राइट। सो मैंने क्या कहा, जहाँ जहाँ ऐसा यूनिट्स है उसे आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग मिलेगा। यहाँ पे है केजी, 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, 1 kg इक्वल्स टू होता है 10⁻³ ग्राम, और ये नीचे का जो ग्राम है इसको एज इट इज रखते हैं, और रेस्ट टू पावर 1, ये पावर एज इट इज है। बस क्या करना है हमें, यूनिट टू कन्वर्ट द ऐसा यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट्स, ओके।
सो वी हैव कन्वर्टेड केजी इनटू ग्राम. 1 kg इक्वल्स टू होता है 10⁻³ ग्राम. ठीक है, उसके बाद ये नीचे का सेंटीमीटर एज इट इज रखोगे आप. अब मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जहाँ पे ऐसा यूनिट है उसे सीजीएस में कन्वर्ट करो. 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर. और रेस्ट टू पावर 2 है और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1. सो 1⁻². ठीक है, अब देखो आगे, ये ग्राम कैंसिल हो गया. 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा 10⁻3. ओके, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. ठीक है ना, यहाँ पे बचा 10⁻² और उसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10⁻⁴. और ये इंटू ना 1⁻² तो ये सिंपली हो जाएगा 1. अब देखो इंडाइसेस के रूल्स आपको पता है. 10⁻³ इंटू 10⁻⁴. सो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷. तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें नहीं पता, ऐसे में अज्यूम करना था. तो x की वैल्यू हमने निकाल ली. अब ये x की वैल्यू जो है ये उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो. ये है आपका इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई व्हाट इज दैट? 1 जूल इक्वल्स टू x arc, but we have determined the value of x through the dimensional analysis and is found to be 10⁻⁷. So I have substituted the value of x. So I got a formula. 1 joule is equals to 10⁻⁷ arc, right? और ये मैंने पहले ही आंसर लिख के रखा था, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, बट हमें सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है. ओके, सो दिस वे वी हैव डिटरमिन्ड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द units of same physical quantity, that is work, but in two different system of units. One system was SI and another was CGS. समझ में आया? So क्या steps follow किए हमने? पहले जो conversion factor है उसे लिख लिया, but ये जो निकालना है उसे x लिखना है. Dimensions put किए, ये SI के लिए suffix 1 यूज किया, CGS के लिए suffix 2 यूज किया, x की वैल्यूज निकाली, और जहाँ जहाँ क्या था, ये MLT जो है इसे हमने यूनिट्स के फॉर्म में लिखा. m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम. सो इस तरह से, और जहाँ जहाँ ऐसा यूनिट्स थे उन्हें हमने CGS यूनिट्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज हमें यहाँ का कन्वर्शन फैक्टर निकालना था. ओके, अगर आपको ऐसे निकालना है 1 अर्क इक्वल्स टू हाउ मच जूल, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी उल्टा करना पड़ेगा. 1 अर्क इक्वल्स टू हाउ मच जूल है, तो जहाँ जहाँ पे CGS यूनिट्स हो गए उन्हें आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो वो भी डिफिकल्ट नहीं है, बस सेम स्टेप्स फॉलो करना होगा. यहाँ पे डिफरेंस इतना होगा कि आपने क्या किया है, आपने अपने SI को CGS में कन्वर्ट किया है. ये अगर निकालना है तो आपको CGS यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, so this is the use of dimensional analysis. So this was the first problem. Now let's see the second problem for your practice, but you have to follow me, okay, and you have to do it simultaneously. Just for the sake of practice, let's take a second example. What is that? Find the conversion factor between Newton and Dyne. तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि न्यूटन और डाइन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. So it represents a physical quantity, that is force. This is well known term for you. So ये तो बिल्कुल आपको पता है, ऐसा मेरा assumption है. ठीक है, so न्यूटन जो है ये आपका SI यूनिट और डाइन जो है ये आपका CGS यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, सो इसका कन्वर्शन फैक्टर हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू डाइन. ठीक है, और लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब एक्चुअल में आपको पता है न्यूटन और डाइन का कन्वर्शन फैक्टर क्या होता है. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन. ठीक है, सभी को पता है, 10th क्लास में पढ़ा है या फिर 9th क्लास में कहीं पढ़ा होगा. बट ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फाइंड आउट करना है. सो we don't know the conversion factor. Okay, so in place of this I have written x that you have to determine, and then you have to substitute that value of x in equation 1. Now follow the same steps. Now Newton and Dyne represent same physical quantity, that is force. So dimensions put करो, physical quantity same है, dimensions भी same हो गए. ठीक है, so Newton मतलब dimension क्या हो गए, MLT के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में, m1 l1 t माइनस 2, ये आपके डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू ये x एज इट इज
डाइन अगेन रिप्रेजेंट फोर्स, सो डायमेंशन क्या हो जाएगी MLT के फॉर्म में M1L1T minus 2. But Newton represents SI system, so for the SI we'll use the suffix 1. Dyne represents CGS system, so we'll use the suffix 2. So again mention there suffix 1 जो है it represents which system? It represents SI system, and suffix 2 जो है suffix 2 जो है it represents CGS system. ठीक है, सो नाउ प्रोसीड. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो x को लेफ्ट साइड में रखो. सो ये क्या है, ये है आपका M1L1T minus 2. ठीक है, बट सफिक्स आर 1 अपॉन ये क्या है आपका M1L1T minus 2, बट सफिक्स आर 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स है उसे एक सिंगल ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे. सो आई कैन राइट दिस एज M1 अपॉन M2, और यहाँ पे रेस्ट टू पावर कितना है दोनों का 1. यहाँ पे भी आई कैन राइट L1 अपॉन L2 रेस्ट टू पावर 1 एंड T, दिस इज T1 अपॉन T2 एंड दिस इज रेस्ट टू पावर minus 2. Okay, I have written like this. Now again you know that M stands for mass. So in SI system mass is measured in kg and CGS system mass is measured in gram. L stands for length. So in SI system length is measured in meter. In CGS it is measured in centimeter. T is a time. In SI system T is measured in second and CGS may be second. Okay. So just substitute this in this equation. So x is equals to बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे M stands for mass but suffix 1 stands for SI, और SI system में mass को हम measure करते हैं kg में, तो यहाँ पे आ जाएगा kg. M again stands for mass but suffix 2 stands for CGS, so CGS system में हम mass को represent करते हैं ग्राम में, तो ये हो जाएगा ग्राम, ये रेस्ट टू पावर 1. Similarly length L1 is in SI, length is measured in meter and in CGS it is measured in centimeter, so this is length. Okay, so here L1 और यहाँ पे T1 T2, this is in SI, this is in CGS. In both system time is measured in second, so second upon second rest to power minus 2. ठीक है, अब देखो बच्चों पहले करना क्या है वो अच्छे से समझ के लो. ठीक है, कन्वर्शन क्या करना है हमें, एक न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, कितना डाइन होता है, ये सीजीएस सिस्टम है, तो जहाँ जहाँ एसआई यूनिट्स है उसे सीजीएस में कन्वर्ट करो. ठीक है, सो अब देखो केजी क्या है, एसआई यूनिट है, ग्राम सीजीएस है, सो यू नीड टू कन्वर्ट केजी टू ग्राम. सो 1 kg इक्वल्स टू यू नो दैट 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम, और ये नीचे का एज इट इज रेज़ टू पावर 1. Again meter is the SI unit, so you need to convert meter to centimeter. Okay, so you know that 1 meter equals to 10 raised to 2 centimeter upon this centimeter raised to power 1. और ये सेकेंड कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 raised to minus 2. ठीक है, क्लियर है. तो ये ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. सो x इज इक्वल्स टू 10 raised to 3 raised to 1 मतलब 10 raised to 3. Here 10 raised to 2 raised to 1, so I can write it as 10 raised to 2 and this will be simply 1. So x की वैल्यू हमें मिल गई 10 raised to power 5. Let this be equation number 2. So पहले क्या था, हमें x की वैल्यू निकालना है by using dimensional analysis. Now just substitute the value of x in equation number 1. So 1 implies what is that, 1 Newton is equals to x dyne, so the value of x is found to be 10 raised to power 5 and this is dyne. Okay, so this is conversion factor between Newton and dyne, which represents the same physical quantity, that is force, but in two different system of unit. This is SI, this is CGS. Understood? So this way, by using dimensional analysis, you can determine the conversion factor between any two system of units which represents the same physical quantity. समझ में आया? So ये आपको एग्जाम में आ सकता है for the 3 marks. Okay, so you have to prepare it. तो अभी तक के डायमेंशनल एनालिसिस देखा, उसके बाद हमने उसके 3 यूजेस देखे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. सेकेंड यूज देखा टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड यूज देखा टू डिटर्मिन द कन्वर्शन फैक्टर
for the same physical quantity in two different system of units. Okay, और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इस लेक्चर के एंड में. सो बच्चों अभी तक के जो भी हमने डिस्कस किया वो सारे यूजेस थे डायमेंशनल एनालिसिस के. बट एज यू नो दैट ईच कॉइन हैज अ टू साइड्स. सो लाइक देयर आर पॉजिटिव साइड्स, देयर आर सम नेगेटिव साइड्स ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस. और नेगेटिव साइड्स मतलब ही लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स जिसे हम कहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, सो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये मैंने आपको फर्स्ट यूज में बताया था. व्हाट इज दैट, कि जब भी आप कोई फिजिकल इक्वेशन या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करोगे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था T इज इक्वल्स टू K अंडर रूट ऑफ L बाय G. तो ये L जो था ये था आपका कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस है, सो इसकी वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नहीं निकाल सकते. तो मैंने आपको कहा था एक्सपेरिमेंटली इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 पाई एंड देन वी राइट T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G. ये ऐसा लिखा था हमने. ठीक है, सो यहाँ पे ये K जो था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज अ डायमेंशनलेस टर्म, its value cannot be determined by using a dimensional analysis. So this is the first limitation of dimensional analysis, that you cannot determine the value of dimensionless constant by using a dimensional analysis. It can only be determined by using experiments. Okay, second limitation in dimensional analysis का, it cannot be used to derive a relation, like जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो. ऐसा अगर कोई फॉर्मूला होगा जिसमें साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है. सपोज कहा मैंने y इक्वल्स टू e टू पावर x, तो एक्सपोनेंशियल हो गया. कोई ऐसा फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ x, यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आई. सपोज कोई ऐसा फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, लॉगरिथमिक टर्म आई. सो जो फॉर्मूले में लॉग आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो ऐसे फॉर्मूला आप, ऐसे रिलेशन आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते. सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट it cannot be used to derive a relation that involving exponential or trigonometric or logarithmic function, because all these are the dimensionless term. ठीक है, थर्ड लिमिटेशन जो है इसका ये है, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब इसका एग्जांपल क्या दिया जाए. ये टर्म, ये डायमेंशनल एनालिसिस हमने तब यूज किया जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस था. बट अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर डायमेंशन से यूनिट है, तो यहाँ पे भी ये मेथड यूज नहीं होगी. तो बच्चों न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है. व्हाट इज दैट, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. 10th में पढ़ा है, राइट. दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where g you call it as a universal gravitational constant. Universal gravitational constant, right. अब ये proportionality constant तो है, बट इसका यूनिट है. इसका यूनिट हमें पता है क्या होगा, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट. सो ये भी तो डायमेंशन, ये भी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिट है, और इसके डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ तो, राइट. सो ये जो है फॉर्मूला या फिर ये जो लॉ है, इसमें ये जो टर्म आई इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. बट दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन. तो जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डायमेंशंस होंगे वो, उसके लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते. सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो यू कैन नॉट use a dimensional analysis to derive this particular relation. Understood? So these are some of the
लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और अभी रही बात एग्जाम्पल की, राइट। सो एग्जाम्पल आपको देना था थर्ड यूज के लिए, सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस थर्ड यूज, ठीक है। आपको कन्वर्शन फैक्टर निकालना है 1 kg पर मीटर क्यूब। काय का यूनिट है? kg पर मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो एसआई सिस्टम यूज करोगे तो kg पर मीटर क्यूब, और अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये आपको निकालना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी जस्ट आस्क मी। डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए, जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताई बस सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे kg पर मीटर क्यूब ये काय का यूनिट है? डेंसिटी का। सो आपको बस डेंसिटी के डायमेंशंस पुट करने हैं जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है। So try to do it and if you come across any difficulty just ask your difficulty, okay. So with this dimensions, dimensional analysis, उसके uses, उसके limitations completed. In the next class we will meet with the next point of this particular chapter. So till then stay studious, stay curious. Thank you.